नमस्कार। आज हम लोग भारत भारती पर बातचीत करेंगे। आप सभी जानते हैं मैथिली शरण गुप्त हिंदी के पहले ऐसे कवि हैं जिनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई और उस राष्ट्र कवि तक की यात्रा गुप्त जी ने भारत भारती के द्वारा शुरू की थी। उस भारत भारती के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यह रचना 1912 में प्रकाशित हुई। जरा इस समय के अन्य रचनाओं पर भी इस वक्त थोड़ा ध्यान देना प्रासंगिक होगा। 1912 में भारत भारती का प्रकाशन होता है और उससे 3 साल पहले राष्ट्रपिता की उपाधि जिन्हें बाद में दी गई, उस महात्मा गांधी का, जो उस समय मोहनदास करमचंद गांधी ही थे, उनकी रचना हिंद स्वराज का प्रकाशन होता है। और हिंद स्वराज के प्रकाशित होते ही भारत में उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसी समय 2 और रचना आती है। एक जो गुप्त जी के साहित्यिक नेता थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, उनकी रचना संपत्ति शास्त्र 1908 में प्रकाशित होकर आती है। साथ ही देशेर कथा, जिसका हिंदी तर्जुमा देश की बात नाम से हुआ, उस सखाराम देउस्कर की वह किताब उस वक्त आती है। इन सभी के केंद्र में क्या है? भारत दुर्दशा, भारत की अवनति। इस भारत दुर्दशा से प्रेरित होकर, इससे बेचैन होकर, इससे भारत को मुक्ति दिलाने के लिए सभी अपने अपने तई अपने अपने कर्म क्षेत्र में प्रवृत्त होते हैं। गुप्त जी अपनी इसी कोशिश के तहत भारत भारती की रचना करते हैं। भारत भारती की भूमिका में वे लिखते हैं कि हमको अपनी सामाजिक दुरावस्था के बारे में सोचने की जरूरत है। यानी पहली बार हिंदी कविता में आत्मालोचन की प्रवृत्ति की शुरुआत होती है और यह आत्मालोचन की प्रवृत्ति आत्मान्वेषण तक जाती है। आत्मालोचन से गुप्त जी भारत भारती की शुरुआत करते हैं। लेकिन उस समय का एक प्रमुख स्वर है कि भारतीयों को के बीच अपने गौरव बोध को कैसे जागृत किया जाए। गुप्त जी ने इसको केंद्र में रखकर भारत भारती की रचना 3 खंडों में की है। पहला अतीत खंड है, दूसरा वर्तमान खंड है और तीसरा भविष्यत खंड है। अतीत खंड में उन्होंने भारत के गौरवशाली अध्याय का स्मरण किया है और अतीत खंड को लिखने में गुप्त जी ने काफ़ी बौद्धिक मशक्कत भी की है। जब हम उनके फुटनोट्स को देखते हैं भारत भारती में, तो उस समय जितनी सूचनाएं भारतविदों के द्वारा भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में दी जा रही थीं, उन सारी सूचनाओं का वे संग्रह करते हैं और उसको अपने काव्यात्मक ढांचे के भीतर समाहित करने का प्रयास करते हैं। अतीत खंड की शुरुआत ही होती है एक बुनियादी स्थापना के साथ कि सभ्यतागत विकास की प्रक्रिया ऐतिहासिक चक्र में होती है। बाद में जिसे लोहिया ने व्हील ऑफ हिस्ट्री कहा, इतिहास चक्र कहा। यानी इतिहास चक्रीय गति में घूमता है, इतिहास का विकास चक्रीय गति में होता है। यह पश्चिम की उस इतिहास दृष्टि से बुनियादी रूप से अलग विचार था, जो यह मानती है कि सभ्यता का विकास एक रेखीय गति में होता है। यहाँ गुप्त जी अतीत खंड का स्मरण करते हैं और अतीत खंड में जो पाठ हमें पढ़ना है अभी
भारत भारती का, उसमें वे इसी बात की चर्चा करते हैं कि हर सभ्यता के विकास प्रक्रिया में एक समय ऐसा आता है जब वह उत्थान पर होता है, उन्नति के शिखर पर होता है और फिर वह अवनति की ओर आता है। तो उत्थान और अवनति की यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसका एक संकेत यह भी है कि आज जो शिखर पर है वह कल गर्त में था। उसे इस बात का हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि कल जो गर्त में थे आज शिखर पर हैं, और आज जो शिखर पर होंगे वे कल गर्त में भी जाएंगे, और आज जो गर्त में हैं वे फिर से शिखर पर आएंगे। इतिहास का यह चक्र अपने को बार बार दोहराता है। इसलिए जो औपनिवेशिक सत्ता आज भारत पर शासन कर रही है, उसको इस बात का बहुत गुमान नहीं होना चाहिए कि हम सभ्यता के सबसे बड़े ध्वजवाहक हैं। भारत की सभ्यता काफ़ी विकसित रही है, और वह विकसित सभ्यता कैसे रही है इसका वे पूरा उद्धरण यूरोपीय भारतविदों के अध्ययनों से निकालकर अतीत खंड में रखते हैं। जो पंक्तियां हम लोगों को पढ़नी है उसका एक हिस्सा देखिए। गुप्त जी क्या कहते हैं? उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है। चढ़ता प्रथम जो व्योम में, गिरता वही मारतंड है। अतएव अवनति ही हमारी कह रही उन्नति कला, उत्थान ही जिसका नहीं उसका पतन हो क्या भला। यानी आज हमारा पतन है, यही बात यह दर्शाता है कि कभी हमारा उत्थान था, कभी हम शिखर पर थे। तो हमें इस बात से विचलित होने की जरूरत नहीं है कि आज हम पतन की स्थिति में हैं, हम कल फिर शिखर पर होंगे। और इसी के लिए फिर वे भविष्यत खंड का निर्माण करते हैं। अब लेकिन इस पूरी रचना प्रक्रिया के केंद्र में वर्तमान है। वर्तमान के भारत की दुरावस्था उन्हें भारत भारती लिखने के लिए प्रेरित करती है। और जैसा कि उन्होंने अपनी भूमिका में लिखा है कि उर्दू में तो हाल ही का मुसद्दस है जो नई पीढ़ी के मुसलमान नौजवानों को नया भारत बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। हिंदी में उस तरह की रचना का अभाव है। उस अभाव की पूर्ति के लिए वे भारत भारती की रचना करते हैं। हिंदुओं के भीतर भी उसी तरह की चेतना पैदा हो, उसी तरह की जागरूकता पैदा हो, और उस जागरूकता को लाने में भारत भारती अपनी भूमिका अदा कर सके, इस उद्देश्य के साथ गुप्त जी भारत भारती की रचना करते हैं। और हम लोग देखते हैं कि बाद की पूरी पीढ़ी भारत भारती से आंदोलित होती है। मुझे लगता है कि शायद 20वीं सदी की रचनाओं में अगर सबसे ज़्यादा कोई रचना आम लोगों के कंठ का हार बनी तो वह भारत भारती थी। तो इस भारत भारती के इस रचना प्रक्रिया को हम वर्तमान की दुरावस्था के संदर्भ में ही देख सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण है कि भविष्य निर्माण के लिए नौजवान कैसे आगे आए। ये हम सभी जानते हैं कि भारतीय समाज जातियों में विभक्त समाज रहा है। खासकर हिंदू समाज तो जाति आधारित समाज रहा है। गुप्त जी भविष्यत खंड में जिस हिस्से को हम लोगों को पढ़ना है, उस हिस्से में वे हिंदू समाज के विभिन्न वर्णों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अगर सभी अपने अपने तईं उठकर कर्म की ओर प्रवृत्त होंगे तभी नए भारत का निर्माण हो सकता है, तभी हम पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त हो सकते हैं। इसमें वे सर्वप्रथम ब्राह्मणों को संबोधित करते हैं। लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में जो हिस्सा है उसमें पहले क्षत्रियों को संबोधित किया गया है। क्षत्रियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे क्षत्रियो सोचो तनिक हम आज कैसे हो रहे, हम क्या कहें कह दो तुम्ही, तुम आज जैसे हो रहे। स्वाधीनता सारी तुम्ही ने, है खोई देश की, बनकर विलासी विग्रही नैया डुबोई देश की। यानी
हे क्षत्रियों, तुम्हारे ऊपर इस देश की रक्षा का भार था, लेकिन तुम तो विलासितापूर्ण जीवन शैली के दास बन गए। इसका परिणाम क्या हुआ? आज हम पराधीन हो गए। इसलिए भारत की गुलामी के लिए सबसे अगर जिम्मेदार कोई तबका है तो वह क्षत्रिय तबका है, जो अपना छात्र धर्म भूल गया, वह विलासिता के नशे में चूर हो गया। इसलिए अगर इस राष्ट्र को इस अवनति की दशा से बाहर निकालना है तो सबसे पहले क्षत्रियों को उठ खड़ा होना होगा। इसी तरह से वे वैश्यों को संबोधित करते हैं और उन्हें कहते हैं, वैश्यों सुनो, व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या क्लेश का। अब भी यदि न कर्तव्य का पालन करोगे तुम यहां, तो पास हैं वे दिन कि जब भूखों मरोगे तुम यहां। अब इन पंक्तियों में भारत की पूरी व्यापारिक स्थिति का बखान है। हम सभी जानते हैं कि भारत में राष्ट्रीय चेतना के निर्माण में यह ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी का बहुत महत्व रहा है। यहाँ गुप्त जी उसी की ओर संकेत कर रहे हैं कि हमारे देश का व्यापार विदेशी लोग संचालित कर रहे हैं, हमारे देश का धन बाहर चला जा रहा है। ऐसा क्यों कर हो रहा है? क्योंकि व्यापार की जिम्मेदारी समाज के जिस तबके के ऊपर दी गई थी, वह तबका अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में असफल रहा। इसलिए वे कहते हैं कि अगर तुम लोग अभी भी नहीं संभले तो परिणाम यह होगा कि तुम सभी भूखों मरोगे, देश तो अवनति की ओर जा ही रहा है। इसी तरह से वे समाज के जो तीसरे महत्वपूर्ण तबके को संबोधित करते हैं, शूद्रों को। वे कहते हैं, शूद्रों उठो, तुम भी भारत भूमि डूबी जा रही है, योगियों को भी अगम जो व्रत तुम्हारा है वही, जो मातृसेवक हो वही सुत श्रेष्ठ जाता है गिना, कोई बड़ा बनता नहीं लघु और नम्र हुए बिना। वे कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर जो एक पूरी जाति व्यवस्था का दबाव पड़ा है, जिससे तुम्हारी प्रतिभा कुंठित हो गई है, तुम इस स्थिति से निकलो। वे कहते हैं कि हमारे सभ्यता में यह बताया गया है, बड़ा आदमी वही होता है जो नम्र होता है, सदाशय होता है, जिसके अंदर दूसरों का सम्मान करने की प्रवृत्ति होती है। और तुमने तो केवल दूसरों की सेवा की है। और आज अगर तुम इस कुंठा भाव से भर जाओगे कि तुम्हारा शोषण हुआ है, तुम्हारा अपमान हुआ है, तो इस देश के निर्माण में जो तुम्हारी ऊर्जा लगती, उससे देश वंचित हो जाएगा और परिणाम होगा कि हम अपनी अवनति की दशा में पड़े रहेंगे। इसलिए वर्ण या जाति के नाम पर जो घृणा समाज में व्याप्त है, उस घृणा को हम दूर करेंगे, लेकिन इसके लिए पहल तुम खुद करो। तुम खुद अपनी इस अवनति की दशा से निकलने की कोशिश करो, और जब तुम इस अवनति की दशा से बाहर निकलोगे तो भारत भी बाहर निकलेगा और वह उन्नति की ओर उन्मुख होगा। इस जो काव्यांश हम लोगों को पढ़ना है, इसमें वे अंत में साधु संतों को संबोधित करते हैं। देखिए, साधु संत अपनी त्याग तपस्या के लिए जाने जाते रहे हैं। यहाँ गुप्त जी उन्हें कहते हैं, संतो महंतो स्वामियों गौरव तुम्हारा ज्ञान है, पर क्या कभी इस बात पर जाता तुम्हारा ध्यान है। वह देश चाहे सुगम हो, आवेश अति दुर्गम्य है, सौरभ रहित है जो सुमन, वह रूप में क्या रम्य है। वह कहता है कभी यहाँ पर कि यह सही है कि तुम्हारा गौरव ज्ञान में है, पर क्या इस बात की ओर भी तुम्हारा ध्यान जाता है कि जिस देश में तुम रह रहे हो, उस देश की इतनी अवनति क्यों है। तुम्हारे ज्ञान का उपयोग इस देश की स्थिति के सुधार के लिए क्या कुछ हो रहा है। यानी ज्ञान की एक सामाजिक उपादेयता होनी चाहिए। यहाँ
गुप्त जी इस बात को बहुत शिद्दत से रेखांकित करते हैं। भारत भारती में गुप्त जी एक और बड़ा सवाल खड़ा करते हैं, जो उस समय का तो बड़ा सवाल है ही, लेकिन हर समय के साहित्यकार इस सवाल से किसी न किसी रूप में टकराते हैं। वह सवाल क्या है? कला का उद्देश्य क्या है? क्या कला केवल कला के लिए लिखी जानी चाहिए या उसकी कोई सामाजिक सदस्यता भी होनी चाहिए? भारत भारती में साफ तौर पर गुप्त जी कहते हैं कि कला की कोई सामाजिक सदस्यता जरूर होनी चाहिए। वे कहते हैं केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। यह एक सामयिक दायित्व भी है। जब देश पराधीनता के गर्त में समाया हुआ है, तब कवि का कर्तव्य क्या होना चाहिए? उस समय वे कवि के कर्तव्य का निर्धारण करते हुए कहते हैं, कवियों उठो अब तो अहो, कवि कर्म की रक्षा करो, सब नीच भावों का हरण कर उच्च भावों को भरो। कहना न होगा कि भारत भारती की रचना उन्होंने भारतीयों के भीतर इन्हीं उच्च भावों को भरने के लिए की है। नौजवानों के अंदर आत्मत्याग, आत्मबलिदान की भावना कैसे पैदा हो, वह वे अपना सर्वस्व न्यौछावर कर भारत को कैसे एक समुन्नत राष्ट्र की ओर ले जाएं, इसके लिए प्रेरित करने को उन्होंने इस काव्य की रचना की। यहां पर वे साफ शब्दों में कहते हैं कि कवि के अंदर एक विशिष्ट तरह की प्रतिभा होती है। कवि मृत जाति को जिला सकता है। गुप्त जी की पंक्तियां हैं, मृत जाति को कवि ही जिलाते रस सुधा के योग से। तो इस समय कवियों का कर्तव्य है कि वे अपने रस सुधा के योग से पूरे भारतीय जातीयता को जीवित करें, उनके अंदर एक नए जीवन का संचार करें। उस समय कला के लिए ही केवल कला लिखी जाए, इसके लिए गुप्त जी सहमत नहीं होते। यहां पर एक बात का और जिक्र करना जरूरी है, वह है कि हर जो बड़ी रचना होती है, हर जो सार्थक रचना होती है, वह ओकेजन्ड होती है, यानी वो अपने समय के साथ संवाद करते हुए, संघात करते हुए उत्पन्न होती है। हम लोग देखते हैं कि जिस समय गुप्त जी भारत भारती की रचना की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं, उस समय भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में एक बिखराव की स्थिति है। बंगभंग विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था बड़े तेवर के साथ। पहली बार वह राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनने की दिशा में अग्रसर था, लेकिन हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाते हैं, शहर गांव के बीच विभाजन हो जाता है और उग्रवाद नरमवाद का कांग्रेस के अंदर अलग अलग धड़ा बन जाता है। परिणाम होता है कि बंगभंग विरोधी आंदोलन कुचल दिया जाता है, वह बिखर जाता है। इससे एक निराशा का वातावरण पूरे भारत में व्याप्त है। गुप्त जी ऐसे समय में भारत भारती की रचना करते हैं ताकि नैराश्य की इस स्थिति से इस देश को उबारा जा सके, उसे आगे के संघर्ष के लिए प्रेरित किया जा सके। मैथिली शरण गुप्त पर विचार करते हुए राय कृष्णदास जी ने कहा कि गुप्त जी कर्तव्य बोध के कवि हैं। वह कर्तव्य बोध क्या है? वह कर्तव्य बोध है भारतीयों को कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करना। भारत भारती का महत्व एक पूरी पीढ़ी को राष्ट्रीय दायित्व के प्रति आंदोलित करने, जागरूक बनाने में है। भारत भारती को एक और नजरिए से देखा जाना चाहिए। वह है कि भारत भारती ने कैसे आधुनिक खड़ी बोली हिंदी को आधुनिक संवेदनाओं की अभिव्यक्ति की भाषा बनाया। आधुनिक भावबोध की कविता का भार वहन करने का सामर्थ्य खड़ी बोली के अंदर कैसे पैदा हो, भारत भारती इसका प्रयोग करती है। इसलिए भारत
भाव के बोध को जगाने के लिए खड़ी बोली की भाषा का प्रयोग भारत भारती में गुप्त जी कर रहे हैं। हम लोगों को भारत भारती में पर जब विचार करना है तो हम लोगों को इस बात को ध्यान में रखना है। भारत भारती का पूरा शिल्प विधान इसी के अनुरूप रचा गया है। हमारा वर्तमान पतित है, हमारा वर्तमान खराब है, अवनति की स्थिति में है, हम जर्जर हैं, विपन्न हैं, लेकिन इसके लिए उत्तरदायी क्या है? और उत्तरदायी जो संस्थाएं हैं, अब उन संस्थाओं का भी बखान गुप्त जी भारत भारती में करते हैं। हम देखें कैसे उन्होंने अपने वर्तमान की आलोचना किस रूप में की है। वर्तमान के लिए वे मानते हैं कि जिस हद तक ब्रिटिश राज्य जिम्मेदार है, उससे ज़्यादा मुस्लिम शासन जिम्मेदार है। देखिए, अक्सर भारत भारती पर बात करते वक्त हम लोग जब इस संदर्भ की चर्चा करते हैं तो यह आरोप भारत भारती पर मढ़ देते हैं कि उसके अंदर एक हिंदू पुनरुत्थान का स्वर है। देखिए, इस बात से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत भारती के अंदर हिंदू पुनरुत्थान का स्वर है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, वह उस समय की परिस्थितियों की उपज है। हिंदू मुस्लिम दंगे, मुस्लिम लीग का अलग गठन, अपने लिए अलग पृथक निर्वाचन की मांग, ये परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से मैथिली शरण गुप्त के इस काव्य में वह स्वर कहीं न कहीं दिखाई पड़ जाता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा यह पाठ निर्मित किया है यूरोपीय भारतविदों ने। ये हम सभी जानते हैं कि जो इंडोलॉजिस्ट थे, यानी जो भारतविद थे यूरोप के, उन लोगों ने भारतीय संस्कृति का एक ऐसा पाठ गढ़ा जिसमें भारत का पूर्व मुस्लिम काल, यानी मुसलमानों के आने से पहले का जो भारत है, वह काफ़ी उन्नत, वह काफ़ी विकसित है, और मुसलमानों के आने के बाद भारत के पतन की शुरुआत होती है। जाहिर है, गुप्त जी खुद ही इतिहासवेता नहीं थे, वे भारतविदों के द्वारा दी गई जानकारियों के आधार पर ही भारतीय इतिहास का एक पाठ तैयार कर रहे थे। यह केवल गुप्त जी की कमी नहीं है, यह बल्कि उस पूरे पीढ़ी के ऊपर इस बात का दबाव है कि जो पाठ यूरोपीय भारतविद भारतीय सभ्यता संस्कृति का गढ़ रहे थे, उसी से प्रेरित होकर वे लोग भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में अपनी समझ विकसित कर रहे थे। तो गुप्त जी के यहाँ जो हिंदू पुनरुत्थानवाद का स्वर दिखाई पड़ता है, दरअसल वह उस भूमि के निर्माण की कोशिश है जिस पर खड़े होकर भारतीयों के भीतर गौरवबोध पैदा हो सके। जाहिर है, उनका जो प्रथम कर्तव्य था वह भारतीयों के अंदर गौरवबोध पैदा करना था, और इसके लिए इतिहास में एक ऐसे कालखंड को चुनना था जिसके आधार पर भारतीय अपना सर ऊपर कर दुनिया के सामने यह कह सकें कि भारत की सभ्यता और संस्कृति उन्नत किस्म की रही है। इसलिए अतीत खंड का निर्माण करते वक्त गुप्त जी अतिरिक्त सजगता बरतते हैं। उनकी प्रतिभा का सर्वश्रेष्ठ रूप अतीत खंड के वर्णन में जाता है। इसका मुख्य मकसद यही है कि भारतीयों को, खासकर नई शिक्षा में दीक्षित पीढ़ी को, वह आधार दिया जा सके जिस पर खड़े होकर वे पश्चिम के सामने अपना सर ऊंचा कर यह कह सकें कि भारतीय सभ्यता भी अतीत में बहुत उन्नत थी और हम नए भविष्य का निर्माण भी अपने कर्तव्य के द्वारा करेंगे। यह बोध पैदा करने के लिए अतीत खंड पर गुप्त जी ने अतिरिक्त बल दिया है। वैदिक काल से लेकर इसीलिए पूर्व मुस्लिम काल तक की वे प्रशंसा करते हैं, और ब्रिटिश राज्य को
वे एक अवसर के रूप में मानते हैं। केवल वे ही नहीं मानते, उनके पूर्वज भारतेंदु भी ऐसा मानते हैं। तो और केवल भारतेंदु ही नहीं मान रहे होते, बल्कि उस समय के सबसे बड़े भारतीय व्यक्तित्व बंकिम और टैगोर भी अंग्रेजी राज्य को एक अवसर के रूप में मानते हैं। इतना ही नहीं, गांधी भी अंग्रेजी राज को इस रूप में नहीं मानते कि वह एक पीछे बढ़ा हुआ कदम है, बल्कि वे भी मानते हैं कि अंग्रेजों के संपर्क में आने से हमें हमारे अंदर एक नई चेतना का संचार तो हुआ। गुप्त जी भी उसी समझ के तहत ब्रिटिश राज्य को थोड़ा आगे बढ़ा हुआ कदम बताते हैं। वे लिखते हैं, संप्रति समुन्नति की सभी हैं प्राप्त सुविधाएं यहाँ, सब पथ खुले हैं भय नहीं विचरो जहाँ चाहो वहाँ। तो यह ब्रिटिश राज्य के प्रति एक उदार भाव है, लेकिन इस उदार भाव में ही वे लिप्त होकर नहीं रह जाते। वे ब्रिटिश राज्य की आलोचना भी प्रस्तुत करते हैं और वे यह भी दिखाते हैं कि ब्रिटिश राज्य की वजह से भारत की दुर्दशा है। इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर वे मुस्लिम शासनकाल और ब्रिटिश राज्य इन दोनों को बताते हैं कि सत्ता का उपयोग, शक्ति का उपयोग जो दुख शमन के लिए करना चाहिए था, वो आपने विलासितापूर्ण जीवन के लिए किया है। इसलिए अतीत के एक खंड से वे ऐसा उदाहरण देते हैं कि कैसे भारतीय सभ्यता में राज्य सत्ता का उपयोग दुख के शमन के लिए किया जाता रहा है। वे कहते हैं, पर पीड़ितों का भान कर जो दुख हम खोते नहीं, तो आज हिंदुस्तान में ये पारसी होते नहीं। यानी भारत ने अतीत में भी अपना दुख सहकर भी दूसरों को आश्रय दिया है। यानी हमारी सभ्यता समावेशी प्रवृत्ति की रही है। अब हम लोग थोड़ी संक्षिप्त चर्चा उसकी भाषा और शिल्प पर करेंगे। जैसा हमने कहा कि खड़ी बोली उस समय खड़ी हो रही है और नए भावबोध को अपने अंदर धारण कर रही है। इसके लिए वे अभिधात्मक शैली का अख्तियार करते हैं। भाषा की जो 3 शक्तियाँ होती हैं, उसमें अभिधा शक्ति का वे प्रयोग करते हैं। अभिधा शक्ति का प्रयोग इसलिए करते हैं कि भारत भारती मूलतः एक संबोधन काव्य है। वह नवयुवकों को संबोधित करके लिखी गई रचना है और संबोधन का स्वर अभिधात्मक ही ज़्यादा प्रभावी होता है। इसलिए जो उसकी सपाट बयानी है, वह सपाट बयानी उसकी कमी नहीं, उसकी ताकत है। वह एक नए तरह के कवित्व की उद्घोषणा है। उससे एक नए तरह का रस का संचरण होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि वह उत्साह रस है, वह जीवन रस है, जो नई पीढ़ी में नए जीवन का संचरण करता है। आप इसके साथ साथ यह भी देखेंगे कि उसमें विनोद वृत्ति भी है, हास्य भी है, रमणीयता भी है। इसके साथ साथ किसी भी कवि के लिए यह महत्वपूर्ण होता है कि वह अपने बाद की पीढ़ी को किस रूप में आंदोलित करता है, किस रूप में प्रेरित करता है। क्या वह भविष्य के कवियों के लिए संदर्भ ग्रंथ बन पाता है? तो अगर इस कसौटी पर हम कसकर देखते हैं तो भारत भारती ने न केवल एक पूरी पीढ़ी को आंदोलित किया, बल्कि भावी पीढ़ी के कवियों की प्रतिभा को भी अपनी ओर आकर्षित किया। हम देखते हैं निराला जब भिक्षुक कविता लिखते हैं तो भारत भारती की उसी काव्य शैली को अपनाते हैं। दिनकर जब मेरे नगपति मेरे विशाल लिखते हैं तो वे भी भारत भारती की शैली को ही अपना रहे होते हैं। और अज्ञे जैसा कवि भी जब काव्य प्रणयन की ओर प्रवृत्त होता है तो वह काव्य गुरु के रूप में मैथिली शरण गुप्त को याद करता है। यह गुप्त जी की ताकत है और भारत भारती इसका सबसे बड़ा साक्ष्य है। हम लोग भारत भारती को इसी रूप में पढ़ें तो उसके काव्य मर्म के ज़्यादा नज़दीक पहुंच पाएंगे। धन्यवाद।